हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मोस्ट अवेटेड चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 7, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। मुझे पता है इस चैप्टर का बहुत सारे बच्चों को बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि चैप्टर नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ में आ गया है सबको, प्लांट वाटर रिलेशन। तो उसी से कनेक्टेड है ये चैप्टर, प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन। इस चैप्टर को हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है। इसका सबसे पहले मैं आपको वेटेज बता देती हूँ, इसका बोर्ड्स में कितना वेटेज है, सीईटी में कितना वेटेज है और नीट में किस हिसाब से इसके क्वेश्चंस आते हैं। और आई होप कि आप लोगों का सिलेबस अच्छा चल रहा है, आप लोगों ने अपना पूरा पोर्शन कवर कर लिया है या कर रहे हो। अब आपके अंदर का आलसपना भाग गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने से पहले, वेटेज वगैरह बताने से पहले शॉर्ट में आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो ज्ञान लैब का ऐप है वो प्ले स्टोर पे आ चुका है। आप लोग ये ऐप डाउनलोड करो। इसमें 3 चीजें आपको फ्री में दी गई है और आगे और भी चीजें आने वाली हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो आपको बोर्ड और सीईटी दोनों में हेल्प करेंगी। दिस इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बस करना क्या है, ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करके आपको एमएसटी सीईटी के जो पीवाईक्यू एमसीक्यूज हैं वो मिल जाएंगे 2021 के, पीसीएम और पीसीबी दोनों शिफ्ट के। ठीक है, आपको साइंटिस्ट के नेम्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आपका पूरा 12th का सिलेबस जो है 1 से लेके चैप्टर नंबर 15 और 11th के जो 4 सीईटी के चैप्टर्स हैं, इन पूरे चैप्टर्स में 19 चैप्टर्स में जितने भी साइंटिस्ट के नाम आए, उन्होंने कौन से ईयर में कौन सी डिस्कवरी की है, उसका पूरा पीडीएफ दिया गया है। एंड यू विल ऑल्सो गेट सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स फॉर योर प्रैक्टिस, दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू चैप्टर वाइज। तो ये सारी चीजें, क्लास 12th के ये पेपर्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है, इसीलिए ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी जल्दी ऐप डाउनलोड करो और ये सारी चीजों का फायदा उठाओ। ठीक है, चलो तो मैं आपको चैप्टर के वेटेज के बारे में बता देती हूँ। अपना ये जो चैप्टर है इसका बोर्ड्स में वेटेज है 3 to 5 मार्क्स, इसका सीईटी में वेटेज है 3 to 4 मार्क्स, और नीट में भी इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड 2 to 3 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट बॉक्स, दैट इज कैन यू रिकॉल। अभी पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कैन यू रिकॉल में, देखो आपके टेक्स्ट बुक में स्पेशली बायो में, बायो और केमिस्ट्री में जितने भी कलरफुल बॉक्सेस होते हैं, कैन यू रिकॉल, डू यू नो, ऑलवेज रिमेंबर, 90% बॉक्सेस मैंने कवर किए हैं। 10% बॉक्सेस जो कुछ चैप्टर्स में है जो मैंने जानबूझ के कवर नहीं किए हैं, वो आपको खुद से पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर के तो सारे बॉक्सेस हमने कवर किए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कैन यू रिकॉल का, डू यू थिंक दैट ग्रोथ इज प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग्स ओनली। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि ग्रोथ ये फैक्टर सिर्फ लिविंग बीइंग्स में देखा जाता है क्या। यस, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको एक चैप्टर था लिविंग वर्ल्ड, फर्स्ट चैप्टर था 11th स्टैंडर्ड का लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने अलग अलग पैरामीटर्स पढ़े थे, एक्सटर्नल स्टिम्युलाई, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो मेटाबॉलिक ग्रोथ होती है या जो इंटरनल ग्रोथ होती है वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में देखी जाती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी अभी हाइट 5 फीट है, आपने 4 इंच की हील पहन ली तो आपकी हाइट 5 फुट 4 इंच हो जाएगी। तो ये तो आर्टिफिशियल ग्रोथ हो गई ना, ये तो टेम्पररी है। हील निकाल दोगे तो हाइट फिर से छोटी हो जाएगी, तो इसको ग्रोथ नहीं बोल सकते। ठीक है, ग्रोथ वो होती है जो इंटरनली होती है मेटाबॉलिज्म के वजह से। सो इट इज सीन ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिफरेंट लिविंग स्पीशीज। सेकेंड क्वेश्चन है, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्लांट ग्रोथ एंड एनिमल ग्रोथ। यस, प्लांट ग्रोथ और एनिमल ग्रोथ ज्यादा करके तो ऑर्गन स्पेसिफिक होती है। मतलब प्लांट में हमको ज्यादा करके रूट और शूट की टिप में ग्रोथ देखने को मिलता है, जबकि एनिमल की ग्रोथ जो होती है वो पूरी 3 डायमेंशनल होती है। एनिमल्स की हाइट, लेंथ, विड्थ, ब्रेड्थ सब कुछ बढ़ता है, पर प्लांट्स की कुछ ग्रोथ जो होती है इट इज मेनली बेस्ड ऑन रूट एंड शूट। इसके अलावा प्लांट में जो सेल्स होते हैं उनके पास सेल वॉल होता है, तो उनका क्लीवेज पैटर्न अलग होता है। एनिमल्स के जो सेल होते हैं उनके पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल वॉल नहीं होता है, तो उनका सेल डिवीजन का क्लीवेज पैटर्न अलग होता है। तो डिफरेंस तो है, क्योंकि प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते, सो पूरा प्रोसेस बदल जाता है। ठीक है, चलो सो आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन के आंसर समझ गए होंगे, ये सब 11वीं में पढ़ा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में क्या दिया गया है, ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इट इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये पहले क्वेश्चन का आंसर, कि ग्रोथ सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही देखी जाती है। ग्रोथ के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या होती है, जब आप किसी भी ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट का वेट या उसकी क्वांटिटी काउंट करते हो
कि एक कुत्ते ने 4 पिल्लू को पैदा किया, तो दैट इज क्वांटिटी। 4 मतलब क्वांटिटी। अब उसमें से कितने हेल्दी हैं, कितने वीक हैं, ये जब आप देखते हो तो हो जाता है क्वालिटी। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट किस चीज के लिए बात करता है? फॉर इंक्रीज इन लेंथ, प्लांट की लेंथ बढ़ेगी तो उसका वजन अपने आप बढ़ेगा। इंक्रीज इन देयर ब्रेड्थ, इंक्रीज इन देयर साइज, इंक्रीज इन द वॉल्यूम, उनके अंदर कितना फ्रूट्स वगैरह क्या क्या फॉर्म हो रहा है, फ्रूट के अंदर लिक्विड है या ड्राई फ्रूट है। जैसे कोकोनट, पानी भरा रहेगा तो वो हैवी हो जाता है, बड़ा कोकोनट रहेगा तो बड़ा मलाई निकलेगा, ज्यादा पानी निकलेगा, तो वॉल्यूम भी मैटर करता है। देयर बॉडी मास और ड्राई वेट, उनका ड्राई होने के बाद, मतलब जैसे लीव्स जब झाड़ पे से झड़ जाती है तो वो लीफ को बर्न करने के बाद कितना गैस इवेपोरेट होता है, कितना मीथेन गैस प्रोड्यूस होता है, या बायोफ्यूल जब हम बनाते हैं, बायोगैस जब बनाते हैं तो उसमें से कितना हमको फ्यूल प्रोडक्शन मिलता है, ये सब उसका हो जाता है ड्राई मास। एंड नंबर ऑफ सेल्स, और टोटल देखो जितना बड़ा प्लांट उतने ज्यादा टिश्यू उतने ज्यादा सेल्स। ग्रोथ एज अ क्वांटिटेटिव चेंज इज अ फाइनल एंड प्रोडक्ट ऑफ सक्सेसिव मेटाबॉलिज्म। तो बेसिकली ग्रोथ को आप क्या बोल सकते हो, क्वांटिटेटिव ग्रोथ को, कि लास्ट में जो जब आपके ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है तो जो फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है वो इनिशियल स्टेज के मेटाबॉलिज्म का होता है। जैसे आप जब पैदा हुए थे तब इतने से थे, अभी 18 साल के बाद जब आपकी प्यूबर्टी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी और आपकी फिजिकल ग्रोथ रुक जाएगी, तो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये आपका क्वांटिटेटिव प्रोडक्ट है जो आपके मेटाबॉलिज्म के वजह से हुआ है। ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे लाइफ टाइम, कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे, ज्यादा फैट खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, वो चेंजेस चलेंगे, लेकिन अब मेरे बोन की लेंथ नहीं बढ़ने वाली। मेरे बोन की जितनी लेंथ बढ़नी थी बढ़ गई, मेरे ब्रेन के जितने सेल्स डिवाइड होने थे हो गए, मेरे हार्ट का जो साइज होना था वो हो गया, लिवर, लंग्स, सबका साइज फिक्स हो गया है। तो ये जो ऑर्गन्स है जो एक फिक्स शेप में आ गए हैं और जिनका वेट वगैरह सब अब डिटरमाइन हो चुका है, अब इनमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे, तो उस वेट को, उस क्वांटिटेटिव ग्रोथ को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव चेंजेस मतलब क्या होता है? It talks about change in nature of growth where development is in order change or progress while differentiation leads to higher and more complex state. 10वीं में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 8 बायोटेक्नोलॉजी, उसमें आपने स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा था। तो बेसिकली क्वालिटेटिव एस्पेक्ट मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में समझो आपने कोई सीड ली है, उसको आपने सॉइल में डाला है, अब इस सीड से जो प्लांट ग्रो होगा, इस प्लांट की जो लीफ रहेगी, इस लीफ के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसकी क्वालिटी, इसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? इसकी क्वालिटी डिपेंड करेगी सॉइल की क्वालिटी पे। इसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? सॉइल की क्वालिटी पे, कि सॉइल में कितना वाटर है, कौन से मिनरल्स दे रहे हैं, कोई ऑर्गेनिज्म है क्या सॉइल में, अच्छे वाले ऑर्गेनिज्म है नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले, या फिर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, आप केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क रहे हो या बायोपेस्टिसाइड्स छिड़क रहे हो, ये सब कुछ डिटरमाइन करेगा आपके प्लांट की ग्रोथ की क्वालिटी। और इसी लीफ के वजह से आगे जाके जो आपका वेजिटेबल बनेगा, वो वेजिटेबल कैसे बना? देखो सीड से बना लीफ, तो ये क्या हुआ? डिफरेंशिएशन प्रोसेस। क्या हुआ? ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अपन ने बायोलॉजी चैप्टर 2 में पढ़ा है कि अपना जो जाइगोट होता है ये आगे जाके बनाता है एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के बाद बनता है ये कॉटिलिडॉन, और कॉटिलिडॉन किसके अंदर पैक हो जाता है? सीड के अंदर। तो ये जो डिफरेंशिएशन हो रहा है, फिर सीड से आगे जाके आपके रूट और शूट बनेंगे, रेडिकल और प्लूम्यूल बनेगा, जिससे आगे जाके रूट और शूट बनेगा। तो ये जो प्रोसेस है एक टिश्यू से अलग अलग टिश्यूज डेवलप होना, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। ये मैं आपको 10 बार पढ़ा चुकी हूँ कि जब आप लोग 10th स्टैंडर्ड में होते हो तो आप सबके सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, सबको हिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी होता है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के बाद जब आप 11 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स लेते हो तो आपके सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक कोर्स फॉलो करते हो। इसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन हो जाना, यानी कि एक कॉमन फील्ड से आप अलग अलग फील्ड्स में डाइवर्ज हो गए, तो इसी को बोलते हैं डिफरेंशिएशन। Growth can be defined as permanent irreversible increase in the bulk of an organism accompanied by change of form। क्या बोला गया हमको इधर पे? ग्रोथ हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज। ये सीईटी में आता है, ये स्टेटमेंट सीधा सीधा आता है। आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज डैश, डैश दे देंगे और 4 ऑप्शन देंगे। 4 ऑप्शन में क्वेश्चन कैसा आएगा?
परमानेंट एंड रिवर्सिबल, या टेम्पररी एंड इरिवर्सिबल, या परमानेंट एंड समथिंग समथिंग, और लास्ट ऑप्शन रहेगा परमानेंट एंड इरिवर्सिबल। देखो एक बार जो ग्रोथ हो गई, अभी उल्टा नहीं जा सकती ना, मतलब जब आप बड़े हो रहे हो तो आपकी हाइट बढ़ रही है, फिर जब आप बुढ़े होते हो तो हाइट कम कम थोड़ी होती जाती है, जितनी हाइट आनी थी वो तो उतनी रहेगी ना। हाँ बेंड हो सकते हो पर आपकी हाइट कम नहीं होगी, इट इज नॉट गोइंग टू गो इन रिवर्स ऑर्डर, तो इट इज इरिवर्सिबल, इट इज परमानेंट एंड इट इज ऑल्सो अकम्पनीड बाय द चेंज ऑफ फॉर्म। मतलब आपके जो जायगोट है, जायगोट से बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, फीटस से बनेगा इन्फेंट, फिर इस इन्फेंट के अलग अलग बॉडी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, हम यहाँ पे प्लांट्स की बात कर रहे हैं, तो इन मल्टी सेलुलर प्लांट्स वास्क्यूलर म्हणजे जाइलम और फ्लोएम। वास्क्यूलर मतलब क्या होता है, वेसल्स। कौन से दो वेसल्स होते हैं प्लांट में, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर एंड मिनरल्स। फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फूड। फ्लोएम का फ और फूड का फ, ऐसे याद रखने बोला था मैंने। तो ऐसे प्लांट्स जिनमें जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होता है, देयर ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट एंड इट अकर्स थ्रू आउट द लाइफ इनडिफिनेटली। तो हमारे प्लांट के कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होती है। इनडिटर्मिनेट यानी कि नॉट फिक्स्ड, और ये थ्रू आउट द लाइफ ग्रो होते रहेंगे, ये फॉरएवर ग्रो होंगे। पर सारे के सारे सेल्स ऐसे होते हैं क्या, नहीं, सिर्फ कुछ सेल्स। जैसे कि आपकी बॉडी की स्किन, आप अभी क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते खेलते गिर गए, स्किन छिल गई, तो कुछ दिन बाद न्यू स्किन आ जाती है। सेम चीज 50 साल के होने के बाद भी अगर आपका हाथ कट गया तो उधर पे न्यू सेल्स आएंगे, वो हील हो जाएगा। 80 साल के होने के बाद भी अगर आपकी स्किन छिल गई तो वापस से वो हील हो जाएगा। तो हमारे जो सोमैटिक सेल्स हैं वो कंटिन्यू डिवाइडिंग सेल्स है। लेकिन अगर आपकी उंगली कट गई तो उधर हड्डी है, अब वो हड्डी फिर से ग्रो नहीं होगी ना। तो हमारी बॉडी में भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो हमेशा रीग्रो होते रहते हैं, रीजनरेट होते रहते हैं, और कुछ परमानेंट होते हैं। प्लांट में भी ऐसा ही होता है, कुछ सेल्स रीग्रो होते हैं, कुछ सेल्स परमानेंट होते हैं। तो ऐसे सेल्स जो कंटिन्यू रीग्रो होते हैं, दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू सम स्पेसिफिक पार्ट्स, सम स्पेसिफिक रीजन्स ऑफ द प्लांट। और ऐसे सेल्स को हम बोलते हैं मेरिस्टेम्स, विच आर द रीजन where new cells are constantly and continuously produced। तो मेरिस्टोमैटिक सेल या मेरिस्टोमैटिक टिश्यू जो होता है ये कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग टिश्यू होता है। मतलब पत्ता जो आपका लीफ है, लीफ एक बार झड़ जाएगा फिर से न्यू लीफ आएगा, वो झड़ जाएगा फिर से न्यू लीफ आएगा। सो दे आर मेरिस्टोमैटिक टिश्यू। क्या है ये हमारे मेरिस्टोमैटिक टिश्यू। मेरिस्टेम्स आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 11वीं में पढ़ा था, याद है ये डायग्राम, ये वाला। 3 टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से होते हैं, एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, एक होता है इंटरकैलरी, और एक होता है लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम यानी कि जो हमको प्लांट के टिप्स में दिखाई देता है, इट इज फाउंड इन द एपाइसिस। एपाइसिस मतलब टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। ये देखो इधर पे और नीचे रूट में दिखाई देगा ये इधर पे। सो दिस एंड दिस इज योर एपिकल मेरिस्टेम, जो प्लांट की लेंथ बढ़ाएगा, ऊपर से स्टेम को बढ़ाएगा, नीचे से रूट की ग्रोथ बढ़ाएगा। It is responsible for growth in length and height and differentiation of cell types. It contributes to the primary growth. Plant की height बढ़ेगी तो ज़्यादा sunlight पहुंचेगी प्लांट तक, जिसकी वजह से photosynthesis होगा, जिसकी वजह से प्लांट के बाकी के organs grow होंगे। Yes? Okay. आगे बढ़ते हैं। Intercalary meristem. What are intercalary meristem? देखो जो गन्ने का प्लांट होता है उसमें ये बीच बीच में जो लाइन होती है गन्ने में, शुगर केन में, ये लाइंस को हम बोलते हैं नोड्स, और 2 नोड्स के बीच का जो गैप होता है इस गैप को हम बोलते हैं इंटरनोड। तो आपका ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है ये इधर रहता है, इधर रहता है, इधर रहता है, इधर रहता है। इट इज प्रेजेंट एट द नोड और एट द बेस ऑफ इंटरनोड। मतलब ये नोड और इंटरनोड के बीच में रहता है, जिसकी वजह से ना ये नोड और इंटरनोड के बीच का हाइट बढ़ा देता है। मतलब ये प्लांट अब ऐसा हो जाएगा, देखो इसकी हाइट देखो और इसकी हाइट देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से स्टेम की हाइट बढ़ती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के वजह से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ इंटरनोड्स एंड ऑल्सो फॉर फॉर्मेशन ऑफ लीफ एंड लेटरल बर्ड्स। ये 2 चीजें सीईटी क्वेश्चन है, कौन से मेरिस्टेम की वजह से लेटरल बर्ड्स की ग्रोथ होती है। नेक्स्ट आता है लेटरल मेरिस्टेम, जो साइड साइड में होता है। ये देखो ये वाला और ये वाला, ये दोनों मेरिस्टेम
हॉरिजॉन्टल होते हैं, बट लेटरल मेरिस्टम कैसा होता है, वर्टिकल। और ये मेरिस्टम थिक नहीं होता है, ये एकदम पतला ऐसे स्ट्रैप जैसे रहता है। सो इट इज लोकेटेड लेटरली, ये प्लांट के साइड में होता है, ऐसे इधर और इधर। ये जब ग्रो होगा तो प्लांट का डायामीटर बढ़ेगा, ऐसे। पहले इसका डायामीटर देखो और अब इसका डायामीटर देखो, ठीक है। तो ये प्लांट की डायामीटर बढ़ाता है। डायामीटर मतलब क्या होता है, गर्थ। ये चीज आप अपने चैप्टर के नाम के पास लिख के लो, गर्थ मतलब डायामीटर। ये वर्ड इस चैप्टर में बहुत बार आने वाला है और मैं हर बार इसका मीनिंग नहीं बताऊंगी, ठीक है। ओके, सो इट इज present laterally along the axis of dicotyledons. It is in and gymnosperm. Gymnosperm मतलब low developed plants. It is located as a strip. ये पूरा टिश्यू बंडल नहीं होता है, ये स्ट्रिप जैसा पतला पतला, ऐसे पतला होता है, ऐसा मोटा नहीं होता है, ऐसे पतला सा होता है। इन द वास्कुलर बंडल्स मतलब जाइलम और फ्लोएम में प्रेजेंट होता है ये। और जैसे जैसे अंदर जाइलम और फ्लोएम का डायमीटर बढ़ेगा, वैसे वैसे प्लांट का डायमीटर बढ़ेगा। अंदर से टिश्यू डेवलप हो रहा है तो ऐसे साइड साइड में प्लांट की ग्रोथ होगी ना। इट इज कॉल्ड वास्कुलर कैम्बियम क्योंकि ये वेसल्स को मोटा करता है, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द गर्थ। गर्थ मतलब डायमीटर, तो ये प्लांट का डायमीटर बढ़ाता है ड्यू टू एडिशन ऑफ सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज। मतलब जाइलम और फ्लोएम के और ब्रांचेस बनते जाते हैं। सेकेंडरी वास्कुलर टिश्यूज मतलब ब्रांचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, ब्रांचेस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम, जिसकी वजह से इसकी थिकनेस बढ़ते जाती है। रूट एंड शूट्स शो इनडेफिनाइट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। तो इधर पे हमको बोला था ना कि प्लांट्स के कुछ पार्ट इनडिटर्मिनेट और इनडेफिनाइट ग्रोथ दिखाते हैं, तो वो ये पार्ट्स हैं, रूट एंड स्टेम। हाउएवर इन ऑर्गन्स लाइक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, इनकी ग्रोथ फिक्स्ड होती है। मतलब लीफ एक पर्टिकुलर साइज तक ही ग्रो होंगे। किसी प्लांट का लीफ इतना ही होगा, इतना बड़ा नहीं होगा, उनकी साइज फिक्स्ड होती है। बट रूट और शूट की साइज फिक्स नहीं है, वो ग्रो होती जाती है, होती जाती है, होती जाती है, ठीक है। दे ग्रो अप टू अ सर्टेन जेनेटिकली डेस्टिन्ड साइज। लीफ, फ्रूट और फ्लावर की साइज फिक्स होती है। इन यूनिसेलुलर प्लांट्स ग्रोथ इज यूनिफॉर्म एंड डिटर्मिनेट। यूनिसेलुलर मतलब अलगे या एकदम लो डेवलप्ड प्लांट्स, उनका ग्रोथ एकदम फिक्स होता है, छोटा ही होता है। बट मल्टीसेलुलर प्लांट्स का ग्रोथ बढ़ते ही जाता है, ठीक है। ओके, नाउ कम्स नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। फेजेस ऑफ ग्रोथ मतलब क्या बताया गया है कि सेल डिवीजन कैसे होता है। तो ग्रोथ के 3 फेजेस होते हैं। एक होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन जिसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं, एक होता है फेज ऑफ सेल इलोंगेशन और एक होता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। सो द सेल्स इन मेरिस्टेम, मेरिस्टेम यानी कि यंग सेल्स, दे डिवाइड कंटिन्यूअसली एंड दे डू डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन यानी अलग अलग स्ट्रक्चर ले लेंगे ये। करस्पॉन्डिंग टू दीज 3 स्टेजेस देयर आर 3 फेजेस। तो टोटल 3 फेजेस हमको देखने मिलते हैं। वो कौन से 3 फेजेस हैं, लेट अस सी। ओके, सो क्या होता है फेजेस ऑफ सेल डिवीजन में, क्या देखने मिलता है हमें। सबसे पहले सेल्स ऑफ मेरिस्टेम आर थिन वॉल्ड। जो आपके मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, जो यंग सेल्स हैं, इनकी सेल वॉल थिन होती है, जिसके वजह से ये इजीली क्लीवेज हो जाता है इनके बीच में, यानी कि इजीली डिवीजन हो जाता है। दे आर नॉन वैक्यूलेटेड, इनके पास ज्यादा वैक्यूल्स नहीं है, ज्यादा अनवांटेड ऑर्गन्स नहीं है, जिसकी वजह से सेल डिवीजन में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। दे हैव वेरी विजिबल न्यूक्लियस, इनके पास काफी छोटा सा विजिबल न्यूक्लियस होता है जो इजीली डिवाइड हो सकता है। एंड दे हैव ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म। ग्रैन्युलर यानी कि इनके पास फूड भी होता है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी नरिशमेंट लेके ये जल्दी जल्दी डिवाइड हो जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल अंडरगोज माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म 2 न्यू सेल्स। देखो इधर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनना। ये आपका मेरिस्टेमेटिक सेल है, ये जब माइटोसिस करेगा तो ये अपने जैसे 2 सेल बनाता है, लेकिन इसमें से ये वाला जो सेल है ये आगे जाके डिफरेंशिएट कर देता है। एक सेल आगे जाके डिफरेंशिएशन दिखाता है, मतलब या तो ये लीफ बनेगा, या तो ये फ्रूट बनेगा, या तो फ्लावर या एटसेट्रा, ठीक है। मतलब ये दूसरा कोई ऑर्गन बन जाएगा। और ये वाला जो सेल है ये मेरिस्टेमेटिक ही रहेगा, आगे जाके ये वापस से माइटोसिस करेगा। मतलब यहाँ पे माइटोसिस हुआ, अब यहाँ पे फिर से माइटोसिस होगा, फिर से माइटोसिस होगा, 2 डॉटर सेल बनेंगे, एक डॉटर सेल वापस से वैसा ही रह जाएगा मेरिस्टेमेटिक जैसा, और ये जो दूसरा वाला डॉटर सेल है ये जाके फिर से डिफरेंशिएशन प्रोसेस करेगा। तो ऐसा कंटिन्यू होते रहता है। जो आपको 2 डॉटर सेल्स मिलती हैं उनमें से एक डॉटर सेल मेरिस्टेमेटिक रहता है और जो दूसरा वाला डॉटर सेल होता है वो डिफरेंशिएशन दिखाता है।
यानी वो आगे जाके दूसरे ऑर्गन फॉर्मेशन में हेल्प करता है, क्योंकि प्लांट हमेशा हरा भरा नहीं रहता ना, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होते जाता है उसकी स्टेम ब्राउन होते जाती है, उसमें लीफ फ्लावर फ्रूट्स आने लग जाते हैं, यानी वो मेच्योर होने लग जाता है। तो मैच्योरिटी के लिए डिफरेंशिएशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड इन दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ अकर्स एट अ वेरी स्लो रेट। इस फेज को हम लैग फेज बोलते हैं, ये आपको सीईटी में आता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज कौन सा होता है, फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट या इलोंगेशन। मतलब इस फेज में फटाफट एकदम फास्ट सेल डिवीजन होता है, क्योंकि आपको आपके प्लांट की जो लेंथ है वो लेंथ बढ़ानी है, इलोंगेट करना है। सो द न्यूली फॉर्म्ड सेल बिकम्स वैक्यूलेटेड। तो जो न्यू डॉटर सेल्स बन रहे हैं, ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल थे, इनसे जो न्यू डॉटर सेल बने, ये न्यू डॉटर सेल्स अब खाना खाएंगे, बड़े होंगे, वैक्यूल इनके अंदर आएगा, फूड स्टोर होगा, और वापस से मतलब खाना वाना खाएंगे तो पानी भी पिएंगे, पानी पिएंगे तो ऑस्मोसिस होगा, जिसकी वजह से टर्जिडिटी बढ़ेगी। चैप्टर नंबर 6 में हमने कम से कम 100 बार टर्जिडिटी पढ़ा है। पानी पिएंगे, फूक जाएंगे तो हेल्दी हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे तो फटाक से डिवाइड हो जाएंगे। सो द टर्जिडिटी रिजल्ट्स इन एनलार्जमेंट ऑफ सेल। तो खाना वाना खाने की वजह से ये सेल अच्छे खासे हट्टे कट्टे लंबे चौड़े हो जाते हैं, बोथ लेंथ वाइज एंड ब्रेथ वाइज। लेंथ भी बढ़ती है, ब्रेथ भी बढ़ती है। इन दिस फेज न्यू वॉल मटेरियल्स एंड अदर मटेरियल्स आर सिंथेसाइज्ड टू कोप अप विद द एनलार्जमेंट। और इसी फेज में सिर्फ खाना और पानी नहीं, बट बाकी के जो मटेरियल्स चाहिए वो भी फॉर्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि इस फेज के बाद आपका सेल मेच्योर होने वाला है। देखो यहाँ पे सिर्फ डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे वो सेल्स की लेंथ बढ़ रही है, और यहाँ पे यही सेल्स आगे जाके डिफरेंशिएट होने वाले हैं। सो द ग्रोथ रेट इन दिस फेज अकर्स एट वेरी फास्ट स्पीड। इसको बोलते हैं लॉग फेज। ये आपका सीईटी क्वेश्चन है, एग्जाम कैसे आता है, विच इज द फास्टेस्ट फेज, फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट, फेज ऑफ सेल मैचुरेशन, फेज ऑफ सेल डिवीजन, फेज ऑफ सेल फॉर्मेशन। तो उसमें से फेज ऑफ सेल एनलार्जमेंट ये सबसे फास्ट फेज होता है, क्योंकि जल्दी जल्दी इसमें सेल्स बढ़ते हैं, लंबे होते हैं। और लास्ट में आता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपके सेल्स बड़े हो गए हैं, अब वो अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड कर लेंगे। जैसे कि आप लोग केजी में थे तो आप सेल डिवाइड हो रहा था, मतलब आप यंग थे, सब लोग स्लो स्लो सब कुछ पढ़ते हैं, एक पोयम 10 बार रीड करानी पड़ती है तब याद होती है, बिकॉज यू आर वेरी स्लो, क्योंकि जल्दी समझ में नहीं आता ना, अडेप्ट कर लेते हो बट याद नहीं रहता जल्दी, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड के बीच में आते हो तो दैट इज योर फेज ऑफ सेल इलोंगेशन। फटाफट 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 सब्जेक्ट चेंज होते जाते हैं और आपके अंदर एक्टिविटी बढ़ते जाती है। 10th स्टैंडर्ड के बाद अब आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है या कुछ नहीं करना है, तो वो आता है फेज ऑफ सेल मैचुरेशन। यहाँ पे आपका सेल कंप्लीटली बड़ा हो चुका है और अब उसको अपना एक स्पेशलाइजेशन चूज करना है ताकि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर सके, मॉर्फोलॉजिकली भी और फिजियोलॉजिकली भी, मतलब उसका स्ट्रक्चर भी बदलेगा, उस हिसाब से उसका फंक्शन भी बदलेगा। जैसे कि आपका जो स्टेम है उसमें से जो बर्ड्स निकल रहे हैं वो बर्ड्स आगे जाके लीफ फॉर्म करने लगेंगे, या प्लीम्यूल से शूट बनेगा, या रेडिकल से रूट बनेगा, तो ऐसे आपका डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है। इन दिस फेज द रेट ऑफ ग्रोथ स्लो डाउन। अभी देखो, जब आप 10वीं के बाद वाले फेज में आते हो तो आपको जो लंबा सा वेकेशन मिलता है उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि एडमिशन क्या लेना है, क्योंकि रिजल्ट आने को टाइम लगता है। तो 10वीं के बाद जो 4 महीने का गैप रहता है उसमें आप एकदम आलसी हो जाते हो, तो धीरे धीरे आपका फेज क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो इस फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज या स्टडी फेज। मतलब अब आप थोड़े मेंटली स्टडी हो रहे हो कि हाँ 10th तक मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मुझे क्या करना है आगे, सो नाउ यू आर मोर रिलैक्स्ड। 10th स्टैंडर्ड तक कुछ समझ में नहीं आता है क्या करूँ क्या करूँ, बट 10th के बाद धीरे धीरे करके दिमाग में क्लैरिटी आना चालू होती है, किसी को 12th के बाद आती है, तो इट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपके सेल की साइज बढ़ गई तो अब वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन डिसाइड कर लेंगे। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, कंडीशंस फॉर ग्रोथ। ये हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में पढ़ा है, इधर शॉर्ट में दिया है। प्लांट की हेल्दी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो एनवायरमेंट मैटर करता है, प्लस फिजियोलॉजिकल कंडीशंस आर आल्सो इम्पोर्टेंट, जैसे कि वाटर, न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई, टेम्परेचर, पीएच की एक्टिविटी, ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा तो आपकी रूट नीचे ग्रो होगी, ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेट्रा। तो इसके बारे में तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बाकी सब देख लेते हैं। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ, क्योंकि उसी के वजह से सेल के अंदर टर्जिडिटी मेंटेन रहती है, जिसके वजह से ट्रांसपीरेशन होता है, जिसके वजह से गैसियस एक्सचेंज होता है, जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। वाटर नहीं तो कुछ भी नहीं, करेक्ट। इट एक्ट एज एक्वेस मीडियम फॉर बायोकेमिकल रिएक्शंस, इसके बिना कोई रिएक्शन नहीं होगा।
नेक्स्ट आता है माइक्रो एलिमेंट्स एंड मैक्रो एलिमेंट्स। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। दे आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द प्लांट। फिर आ जाता है टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बराबर नहीं रहेगा तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, ट्रांसपिरेशन नहीं होगा और गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो जो परफेक्ट टेम्परेचर है उसको बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये उसका रेंज है, ये सीईटी में आता है। नेक्स्ट है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने रेस्पिरेशन चैप्टर में क्या पढ़ा है, चैप्टर नंबर 8 में, कि प्लांट फोटोसिंथेसिस करके जो खाना बनाता है, CO2 प्लस H2O करके प्लांट ने फोटोसिंथेसिस किया और खाना बनाया। अब ये खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो हमको ये क्या देगा, बराबर ना। बिना ऑक्सीजन के ये फूड को ब्रेक डाउन नहीं करेगा, तो इसको बोलते हैं रेस्पिरेशन, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस करने के लिए, रेस्पिरेशन करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लाइट इज इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, सीड जर्मिनेशन, रेडिकल प्रीम्यूल ग्रो करने के लिए, एंड ग्रेविटेशनल फोर्स डिसाइड्स कि आपके प्लांट की ग्रोथ कौन से डायरेक्शन में होगी, साइड में स्टेम बढ़ेगा या सीधा जाएगा, रूट नीचे जाएगी या साइड में जाएगी, वो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है। सो आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। 3 टॉपिक्स, इजी से टॉपिक्स हमने कवर किए हैं। 4 से 5 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप इसको अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अब कंटिन्यू कंटेंट आने वाला है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। अब तक अगर आपने हमें हमारे ब्लॉगिंग चैनल पे फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन अवर ब्लॉगिंग चैनल लाइक्स बफरिंग। काफी एंटरटेनिंग शॉर्ट्स आते हैं इसमें, थोड़ा बहुत मेरा टैलेंट शोकेस होता है। सो यस, फॉलो अस, सपोर्ट अस, शो योर लव एंड स्टे ट्यून। पढ़ाई करते रहो अच्छे से, क्योंकि बोर्ड्स नजदीक आ गए हैं। चलो, ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, टेक केयर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करो, क्योंकि फ्री में क्वालिटी कंटेंट सिर्फ और सिर्फ मिलेगा ज्ञान लैब पे, एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बायोलॉजी। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, सी यू सून, थैंक यू।